सर जो आपने 6 तारीख को इस महीने के जो आपने 6 तारीख को प्राइस रेगुलेशन का जो नोटिफिकेशन निकला था, सर काफ़ी लोग पहले से ही काफ़ी कंप्लेन कर रहा था प्राइस को लेके, सब्जियों का, मीट का। तो सर इतना लेट क्यों हुआ? लेट मेरा हिसाब से नहीं हुआ। लेट अगर कहा जाए तो हम कोई चीज़ जानते हुए अगर उसको समय पे उसको एक्शन नहीं लेता है तो तब लेट कहा जाएगा। और वैसे भी हमने जो किसी सोशल मीडिया में हमको पता चला कि सब्जी का दाम इतना है, लोग खरीद नहीं पा रहा है, तब हमने एक कमेटी गठन किया साथ ही साथ। और कमेटी एक सप्ताह ज़्यादा लग गया उन लोगों को जांच पड़ताल करने में। इस कमेटी में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, लीगल मेट्रोलॉजिकल का ऑफिसर था, उसका बाद हमारा जो एपीएमसी जो अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग और फेडरेशन कॉरपोरेशन ये एक है, उनका वाइस चेयरमैन और उसका मेंबर सेक्रेटरी जो सब्जी मीट वेजिटेबल जो हमारा इसका कंट्रोल करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से। तो और हमारा जो मार्केट कमिटीज़ है उन लोगों को लेके एक कमेटी घोषित करने का बाद उन लोगों ने एक ये जो मार्केट का रेट को असेसमेंट किया। असेसमेंट करके उन लोगों ने रिपोर्ट बनाने में एक सप्ताह ज़्यादा लग गया। तो तभी भी हमारा 6 तारीख पब्लिश करने का बाद भी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ कुछ आइटम को लेके शिकायत किया कि ये थोड़ा ज़्यादा है। आइटम नंबर 47 ना कुछ था। तो हमने फिर उस कमेटी को फिर हमने दे दिया है। उन लोग के मंडे को फिर उसको रिवाइज उन लोग एक बनाएंगे। तो ये एक डायनामिक चीज़ है। हमारा जितना भी सामान है हमारा अरुणाचल में मिलता नहीं है, सभी बाहर से आता है, कुछ लोकल सब्जी को छोड़ के। तो रेस्ट तो बाहर से आने का कारण से वहाँ के जो स्टॉकिस्ट होता है और प्रोड्यूसिंग जो एजेंट होता है उन लोगों का साथ भी संपर्क रखना होता है कि डेली बेसिस में वो कैसे रेट जो अप डाउन हो रहा है, उस हिसाब से ये रेट को भी रिवाइज किया जाएगा। वैसे हम अभी कोशिश में है कि हमारा जो स्ट्रीट में जो डिस्प्ले है, मैंने स्मार्ट सिटी और जो कंसर्न अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको डिस्प्ले कर दे रेट को, ताकि लोगों को आसान से याद हो जैसे ही आप मार्केट में घुसता है, क्योंकि हमारा हाईवे का बहुत साइड आसपास में ही तो मार्केट रहता है। तो उन लोग रेट को देखेगा, सीधा जाके सामान खरीदेगा तो इजी रहेगा। दूसरा पार्ट जो होता है कि हमारा जो कंज्यूमर लोग हैं, अवेयरनेस होने का बावजूद भी वो लोग शिकायत नहीं करते। कभी कभी बार अभी भी आपको हम जैसे बताया जो शिकायत फेसबुक में था कि सब्जी ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मल कोई शिकायत भी मेरा पास नहीं आया। लोगों का आदत अभी ऐसे है कि कंपल्सन में है ना, और उनको थोड़ा जो अथॉरिटी को बोलने का समय नहीं मिलता है, जिसका कारण से कभी कभी बार ऐसे दिखता है कि जो बिजनेसमैन थे, माफ़ी चाहूँगा, वो लोग बहुत खुश रहता है, ज़्यादा ही खुश रहता होगा, क्योंकि जो चीज़ सरकार का अनुसार ऐसे है कि 10% का प्रॉफिट लेना चाहिए, तो हो सकता है 100% भी हो रहा होगा। तो इसको जांच पड़ताल करना होता है, आसान काम तो नहीं है। तो अब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। वो कमेटी जो है जो रेट बनाया उसका अलावा अभी
रिड्रेसल फोरम कमेटी एक हम बनाया है। ये कमेटी का नीचे में डाउन बिलो में एक वॉलंटियर्स भी रहेंगे और वो वॉलंटियर्स लोग हर मार्केट में उन लोग घूमेगा, देखेगा कि रेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। और रेट जो बनाया अचानक से सुतप भी हो सकता है और उसको नीचे भी गिर सकता है स्टॉक मार्केट का जैसे। इस प्रकार से अगर हम लोग कोशिश करेगा तो उम्मीद करता है अगर बिजनेस वेंडर्स लोग और कस्टमर लोग सतर्क रहेगा तो आराम से काम तो हो जाना चाहिए। वही में पहले का जो सिस्टम था, मुझे किसी ने मीडिया में बोल रहा था कि लिख रहा था हमेशा ऑर्डर बनाता है, एग्जीक्यूशन में होता नहीं है। तो ये तो मेरा तरफ से एज ए डीसी ईटानगर पहला कदम है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो रेट बनाया वो पालन करना चाहिए और पालन नहीं करता है तो उसका कारण को भी जानना ज़रूरी है। हम ज़बरदस्ती किसी को लॉस करने के लिए या किसी को लाभ करने के लिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आपका इस चैनल का माध्यम से हमने जितना बात कही है ये एक कोशिश है, तो सभी लोग पालन करने से अच्छा है। और जैसे कोई मीट का कोई आइटम जो है या कोई भी आलू सब्ज़ी का कोई भी बात है, उनको लगता है कि ये रेट ज़्यादा है या कम है, सप्लायर दे रहा है या जो खरीद रहा है, दोनों पार्टी थोड़ा समय भी निकाल के हमें टैक्स करना चाहिए अगर आने नहीं सकता है तो जब टैक्स करता है सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि ये दाम ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है वो बात को तो लिखो बोलने से कोई लिखता तो नहीं है। ज़्यादा है मतलब है कि आपको जैसे किसी ने एक आलू खरीदा ज़्यादा है तो आलू का मेन स्टॉकिस कहाँ में है, उस जगह से ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हो रहा है, वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है और यहाँ में पहुँच के तो बहुत से चीज़ है वो देखने का है। एक है जिसका रेंट हाउस है, रेंट बिजनेस करने के लिए दुकान लेता है, दुकान का भाड़ा होता है, बिजली होता है, पानी होता है, मेंटेनेंस होता है। उसका बाद उनका जो प्रॉफिट का ऐड करेगा उस हिसाब से जस्टिफिकेशन देना होता है कि अब तो आलू को फॉर एग्ज़ाम्पल 20 केजी कोल्ड स्टोरेज से लेके आया, बंदरदा कोल्ड स्टोरेज से 20 रुपया में लेके आया, तो वहाँ से गाड़ी यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, उसको पर क्विंटल में ले सकता है या पर क्विंटल में से पर केजी हिसाब से कितना खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, हैंडलिंग करने में क्या क्या खर्चा है, और ये सब अच्छा से इसको करके वो जस्टिफिकेशन देना है कि मेरा लॉस है। ऐसे नहीं है कि आपका दुकान में आलू है, चावल है, आटा है, सारा ग्रोसरी का आइटम है तो उसका सेल नहीं हो रहा है, तो ये आलू का जो सेल में सारा वो सामान का जो खरीदा हुआ इसको रखने का या खर्चा जो भी हो रहा है उसको ये आलू में ही लगा देगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आलू लिया है तो आलू को ही हिसाब किताब करके रेट को हम लोग को बताना चाहिए कि लॉस है कि लाभ नहीं है। सर आपका जो रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन जो था उसमें सर काफ़ी सारा सब्जी या फ्रूट्स को मेंशन नहीं किया। हाँ तो सर क्या उसमें क्या होगा? देखिए ये पहला कदम है, मैंने जैसे आपको बताया, जी सर। और यहाँ भी काफ़ी आइटम्स आ गया है जी और कुछ आइटम्स तो एमआरपी लिखा होता है, चाहे कोई भी आइटम हो, तो जो रेट नहीं लिखा होता है, एमआरपी नहीं होता है, वो खास करके वो देखने का है। और दूसरा है कि एमआरपी भी लिखा है और क्वालिटी और चीटिंगबाजी कहीं होता है उसका भी सर्विलेंस रखा जाएगा आगे। लेकिन इमीडिएटली अभी जितना आइटम बनाया उस आइटम को उस रेट का ऊपर स्ट्रेस करके जाना ज़रूरी है, और आगे जितना भी आइटम छूट गया है उसको भी हम लोग रेट में लेके आएंगे
हर चीज़ को जहाँ जहाँ में पब्लिक को दिक्कत होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा जेसीबी का जो रेट है, उसमें भी काफ़ी मीडिया में, हमें तो कोई लिखा नहीं है लेकिन मीडिया में काफ़ी बहस करते हुए देखा है सोशल मीडिया में कि रेट ज़्यादा है कम है, फिर ये वगैरह वगैरह देखा है। तो इसको भी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर अपना डीटीओ का द्वारा फिर एक रेट को हमने गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके हमने उसका भी नोटिफाइड कर दिया। तो जहाँ जहाँ में ऐसे लगता है कि सरकार इंटरवेन करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवेन करना चाहिए लोगों का सुविधा के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा यही चीज़ के लिए होता है, सो के बेचने के लिए नहीं होता है, जगह रहना। जैसे आपने थोड़ी पहले कहा था कि कभी कभी प्राइस जो ऐसा होता है कि बहुत ऊंचा हो जाता है, कभी कभी गिर जाता है। सर तो ये स्पेशली सर कच्चा सब्जी हाँ जी। जैसे आलू पत्ता आपने बोला, तो सर उसके लिए अगर डेली बेसिस पे आप जो नोटिफिकेशन जी हाँ जी। जी नहीं, मैंने कुछ चैनल में भी हमेशा बात करता रहा और अभी भी करूँगा। खास करके हमारा जो सब्जी को लेके जो वेंडर्स लोग हैं, मैं देखता हूँ, मेरा अपना आँख से देखता है। वही है कि मुझे सज़ा देना चाहिए, लेकिन बोलता हूँ उनको ऐसा मत करो। अब देखिएगा ओलंगी मार्केट जाएगा भाई जो भी हो, बड़ा वाला मुट्टा कर देगा ऐसा थोड़ा साइज ना, फिर यहाँ आके वो लोग बेच बेच के उसको दो भाग करके बेचता है। ये सब प्लीज़ मत करो ना। आप लोग सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे काम मत कीजिए। आप इतना मुट्ठी को आप वहाँ पे जिस दाम से खरीद है उसी में दो भाग करेगा, उसको ये करेगा, ये खुद आँख से देखा हुआ चीज़ को शेयर कर रहा है। ऐसा मत करो, जो है उसको ही बेचिए और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रखिए। तो इसलिए आपको जो मीट है, पीस है और जितना भी चिकन्स वगैरह है, सब्जी वगैरह है, ये तो बिल्कुल कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो मैंने अपना कमेटी को मैंने बोला कि देखो इसको ध्यान दो ना, क्योंकि ये रेट फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा जो रेट है सही होना चाहिए। जिस हिसाब से होलसेल या मार्केट, तो मेन मार्केट से जहाँ से आता है उसको देख के हमारा रेट बनना चाहिए, लोगों को उस हिसाब से खरीदना भी चाहिए। सर वो आपका जैसे कि आपने नोटिफिकेशन निकला, तो हम लोग का यहाँ का कस्टमर भी तो सर अलग ही है, बेचने वाला भी अलग ही है। तो हाँ, तो वो अगर तो प्राइस है। के साथ आपका नोटिफिकेशन को देख कर अगर दोनों में कुछ अनबन हो जाए तो क्या होगा? देखिए, एक तरफ से सोचने से एक हमारा कोशिश रहा कि रेट ठीक होना चाहिए। जी दूसरा है, हम जो एपीएमसी लोग जो मार्केट में जो लाइसेंस देता है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जो देता है, उन लोगों को ऐसे जो पब्लिक का साथ दगाबाजी करता है, पकड़ा जाता है, जी उन सभी का लाइसेंस तो रद्द करना चाहिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस डायरेक्शन में क्या एक्शन लेना है जो हमसे बनता है पूरा लेने का कोशिश करेगा। एक चीज़ उन लोग ध्यान देना चाहिए, लाइसेंस का अलावा आप जहाँ में बेच रहा है वो ज़मीन जो है सरकार का है। अभी लोगों को मालूम नहीं होता होगा, लेकिन आपका इस चैनल का माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, ईटानगर में जितना भी ज़मीन है, आप अलॉटमेंट जो लिया है वो लीज अलॉटमेंट है, आपको परमानेंट अलॉटमेंट नहीं है। लीज मतलब आप रेंट में है। तो आप ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार का ज़मीन में बैठ के सरकार का बात नहीं मानेगा, ये तो गलत होगा। हमारा अलॉटमेंट हम देता है, लैंड अलॉटमेंट देता है, उसको ऊपर बेस करके आप ट्रेडिंग लाइसेंस लेता है और उस ट्रेडिंग लाइसेंस में आप गलत काम करेगा, बात नहीं सुनेगा, तो आप इसमें कोई भी सूरत में आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। आप इसलिए
कोऑपरेट करो। हाँ, अगर आपको हमने रेट में ज़्यादा ही नुकसान देने का अगर पता चलता है तो उस नुकसान को हमको बता दीजिए ना, सर ये है मेरा जो है बकरा जो है पर केजी हिसाब से हमने ये ख़रीदा है, लेकिन अभी जैसे लोकल मुर्गी है अभी आप 600 रुपया में बेच रहा है, तो अभी हमारा कमेटी ने क्या रेट बनाया पता नहीं, 500 रुपया था फिर 600 रुपया हो जाता है। तो ये कोई आम आदमी जो गरीब आदमी या जो कम कमाई करने वाला तो महीना लगेगा एक मुर्गी लोकल मुर्गी खरीद के खाने के लिए। तो अभी पता नहीं उन लोग क्या रेट बनाया, तो जो भी रेट बनाया मेरा हिसाब से उन लोग जांच पड़ताल करके बनाया। तो ऐसे करके तो वो मुर्गी का कहाँ से उठा के लाया आप, असम का कौन से लोकेशन से उठा के लाए, वहाँ में कितना खर्चा हुआ और आने जाने में कितना खर्चा है, आपका लाइसेंस फी है या इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी जो भी आपका खर्चा है वो ऐड करके अपना प्रॉफिट जो है 10% ले लीजिए। आप 100 रुपया 200 रुपया में खरीदेगा 400 रुपया में बेचेगा, ये तो बहुत गलत होगा। 200 रुपया में खरीदा है तो आप 250 ले लीजिए या 240 230, तो 10% हिसाब से 220 रुपया ही आप ले सकता है। तो ये चीज़ है जो एक रेगुलेट करने का है हमारा सिस्टम में। तो टाइम लगेगा, मे बी इतना सिर्फ आई स्ट्रांगली बिलीव दैट people will understand and follow the rates, and they will buy or they will sell the rates as fixed by the committees, and I will adhere to that. I will do my best to see that rates are followed in the capital. तो सर अगर कोई इंसान अगर आपने जो नोटिफिकेशन निकला था उसके रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? हाँ, मैंने यही चीज़ को तो आपको बताया कि आप जिस ज़मीन में बैठ के जिस दुकान में बैठ के आप ये बिजनेस कर रहे हैं ये सरकार का है जी। तो सरकार का जो नियम बनाता है पब्लिक इंटरेस्ट में उसको फॉलो नहीं करता है तो आपको तो उस जिस जगह में आप काम कर रहा है बिजनेस कर रहा है वहाँ से तो मैं खाली कर दूंगा, इससे और क्या कर सकता है। आप दुकान लोगों को सुविधा देने के लिए दिया गया है, ना कि आप वहाँ पे मनमानी करेगा, नियम फॉलो नहीं करेगा। आप ऐसे जगह में जाइए जहाँ में सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कानून को मानना ही होगा। सर तो मतलब और एक बात कि फेक एमआरपी टैग, हाँ फेक नकली एमआरपी का जो टैग होता है, हाँ जी, सर इतना हाँ ये बहुत खास करके कपड़ा का दुकान वगैरह में ये होता है। मैं भी बात करता हूँ इसको लेके, काफ़ी चर्चा भी करता है। तो इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना होगा और लोगों को इसका ऊपर में भी काम करना चाहिए। हमारा पास तो ऐसे शिकायत तो नहीं आया, तो हमारा जो इस शिकायत के लिए हमारा जो लीगल कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे उन लोग शिकायत करना चाहिए। किसी ने अगर चीटिंग कर रहा है तो वहाँ भी तो नहीं जाता है, तो लोग सोचता है कि सरकार कुछ करना चाहिए। तो कोर्ट का जो काम होता है वो बेचना ही होता है, तो कोर्ट में कोई नहीं आता है, जाने में तकलीफ है, लेकिन हमें भी थोड़ा कुछ काम करना चाहिए। तो इस हिसाब से कोशिश किया जाएगा। आप लोग का चैनल का माध्यम से लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे कोई शिकायत है हमारा जुरिडिक्शन में तो उनको हमको
बताना चाहिए। अगर वो लगता है कि बताने से उनको तकलीफ़ है, कोई थ्रेटनिंग देगा, कोई मारपीट करेगा, अगर ऐसे कोई है तो हमें बता दीजिए। मैं जो बताएगा उनको हम नाम नहीं लूँगा, और जैसे कार्रवाई करना है, ज़रूरत होने से एफआईआर भी लॉन्च करेगा, अरेस्ट भी कराएगा, कुछ भी करा लेगा। सही होना चाहिए समाज में। जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था, हाँ और जी। ये क्वेश्चन मैंने आईएमसी भी पूछा था, आईएमसी से हाँ जी, म्यूनसिपल से। हाँ। उसके बाद ऑल अरुणाचल मोटर ट्रांसफर उन लोगों से पूछा था। हाँ जी। जी, आश्वासन तो दिया है बहुत, लेकिन अब तक तो कुछ हुआ नहीं। हाँ आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि हाँ। कॉमर्शियल व्हीकल जो है, हाँ जी। जी, दारागाड़ी, ट्रैकर, टेम्पो, हाँ ऑटो हाँ जो है, हाँ। सर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया कोविड के बाद से, बढ़ गया सर, उतर नहीं रहा है प्राइस। हाँ। सर उसके बारे में आप कुछ नहीं, जैसे अभी सब्जी को हमने सब्जी को लग गया था, जी, जी, और आपने अभी देखा होगा, और जो हम जेसीबी लोग का जी, जी, हायर चार्ज को भी हमने बना दिया है। जी, और यह ट्रैकर्स टेम्पो सिर्फ नहीं है, टाटा मोबाइल का भी रेट पाइपलाइन में है। और पाइपलाइन मतलब अभी टाटा मोबाइल का जो रेट होता है उसका भी ऑलरेडी ये है। तो ऐसे करके सभी को काम करने के लिए कोशिश में है, और काफ़ी कमिटीज़ बना रहा है, दे आर ऑन दी जॉब। तो जैसे जैसे आउटकम आता है तो उस हिसाब से रेट को फिक्स किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर कुछ दे पाएगा, कुछ दे क्या कब तक ऐसा, क्योंकि सर यहाँ सब ड्यूटी जाने वाला बहुत है, हाँ, नहीं, ट्रैकर तो बहुत। देखो, डेट तो आपको जल्द से जल्द देना चाहिए। जी, जी, हाँ, सप्ताह महीना लगना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें ये होता है कि अभी आप एक एक्सपीरियंस करना होगा, जो चीज़ लोग इसका शिकायत करते हैं। मैं अभी इसका अलावा ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स जो बैठा हुआ है, उन लोगों का कहना है कि सामान का दाम क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेंट बढ़ता है। इसको लेके कल हम मार्केट ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को कल हमने मीटिंग लिया है। जी, उस मीटिंग में उन लोगों को कहा है कि अगर एब्रप्टली कोई रेंट बढ़ता है तो उसका कारण से किसी को तकलीफ़ होता है, तो दुकानदार लोग है, सारा लिस्ट बनाने के लिए बोला। तो मालिक, जो घर का मालिक है, उनका भी लिस्ट बनाने के लिए बोला है। तो ये कमर्शियल एरिया का मैंने कल उन लोग को लिस्ट देने का साथ साथ में मैं अपना कमेटी को डायरेक्शन दूंगा कि इसको एग्जामिन करके हमको पुट अप करना है। ज़रूरत होने से सरकार का अप्रूवल भी ले लेगा, कोई जैसे ज़रूरी होता है तो कानून का नज़र से अगर ज़रूरी होता है तो। और दूसरा है कि अभी कमर्शियल का अलावा रेजिडेंशियल एरिया में भी काफ़ी लोगों का शिकायत था, खास करके स्टूडेंट लोगों का रेंट बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा लेता है। तो ये ईटानगर में कम से कम 1 लाख का पॉपुलेशन उस जगह में है, तो उसको भी अभी हमारा तरफ से कोशिश रहेगा कि उसको भी एक बार रेशनलाइज करने के लिए। तो वैसे अब जो अभी समय सीमा का बात कर रहे हैं, तो इसको क्या होता है कि आप एक गाड़ी में उठता है, वो गाड़ी में कितना पैसेंजर आता है, उसको लेके नाहरलगुन ईटानगर पहुंचाने में, तो वहाँ पे एवरेज कितना पैसेंजर आता है। हाँ, जहाँ वो लोग कभी-कभी डबल एकदम ड्राइवर का आगे पीछे भी बिठा के भी चलता है, जो कि वहाँ नियम है कि आप ड्राइवर का साथ में 2, पीछे में 3, और पीछे में और 2, 3, 5, 6, 7। लेकिन वो लोग तो 15-16 पैसेंजर लेके जाता है, वो गलत है। तो हमारा सिस्टम थोड़ा है, कुछ कमियां हैं। और सिस्टम का मतलब होता है कि आदमी जो देख रेख करता है, हाँ, उसको चेक करता है, वहाँ उसमें भी कुछ कमियां हैं, और समय का भी कमियां हैं। तो उसको लेके अभी एक हम जो
रेट बनाता है तो 2 + 3 5 + 2 7, उसका नाहरलगुन से ईटानगर तक तेल का खर्चा क्या है, ड्राइवर का खर्चा क्या है। कभी कभी वो लोग सेकेंड में एक तो रखता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, उनका खर्चा क्या है, तो उसका डेली एक उसका खर्चा क्या है और कमाई कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। निकालने का बाद ही हम जस्टिफिकेशन दे सकता है कि ये रेट ज़्यादा हुआ कम हुआ। अब बाहर जगह में जाने से आप दिल्ली कलकत्ता वगैरह जाएगा तो उतना डिस्टेंस में बहुत कम पैसा लेता है। ये तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ये लोग बोलता है हिल रोड, बोलता है हिल रोड में तेल का कंजम्पशन का बात करता है या मेंटेनेंस का बात करता है। अभी तो नाहरलगुन से तो ईटानगर का तो रास्ता अच्छा है, आपको गोपुर तक तो ये चिंपू तक तो पूरा रास्ता ठीक है। रास्ता ख़राब होता है अलग बात है, और पैसेंजर भी उन लोग मिलता है, तो उस हिसाब से आप हम समय सीमा तो बहुत मुश्किल है देने के लिए, ये वर्कआउट करना होता है। फिर किसी को इनजस्टिस ना हो, पैसेंजर को भी ना हो, और जो गाड़ी खरीदा है लोन से खरीदा है और चला रहा है, वो कभी कभी बार ऐसे होता है कि बंद कॉल कर देता है, कुछ कमाई नहीं होता है, गाड़ी रह जाता है। और अभी तो मेरा तो कोशिश रहा बंद कॉल, तो अभी पब्लिक भी समझ गया बंद कॉल तकलीफ है किसी के लिए भी, तो अच्छा हो गया, अभी बंद कॉल तो नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा मेहनत करना होगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेरा आपको व्यूअर्स लोग को भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग भी हेल्प कीजिए ना। अगर कंसल्टेंसी के लिए कुछ पैसा चाहिए हम दे देगा, लेकिन बना के लेके हमको डीसी ऑफिस में पहुंचा दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। तो हमारा तरफ से सरकार का एक सिस्टम होता है, कमेटी गठन करना है, उन लोग जाके फील्ड में जाने में वो सब मिल के 10 5 6 जन जो होता है वो एक साथ टाइम मिला के फिर जाके पूरा एग्जामिन करने के लिए टाइम लग जाता है। लेकिन एक आदमी कोई एक्सपर्टीज जिसका है वो अगर करके दे देता है तो 1-2 दिन में भी हम फिर उसको एग्जामिन करके उसको भी नोटिफाइड कर देगा। और इसमें हम अकेला नहीं करेगा, स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे अगर टेम्पो है तो टेम्पो का जो एसोसिएशन का है, ड्राइवर को भी इंक्लूड करके हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर कमिटीज़ भी रहेगा, पुलिस का भी रहेगा, वो लोग मिल के वो उसको तय करेगा कि इस रेट को। और अब जैसे समूह का है, समूह का एसोसिएशन, उनका ड्राइवर लोग को, उनका मालिक लोग को बैठा के एक साथ में ये बात को लेके आगे लेके जैसे इसको फाइनल करेगा, ऐसे होगा। थैंक यू सर। हाँ।